हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डेज़ी है। मुझे एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। मुझे विश्वास है मेरी कहानी सुन के आप सभी बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। मुझको किसी तरह का दर्द नहीं फील होता। आपने सही सुना, मुझे किसी भी तरह का पेन नहीं होता। रियलिटी में ये एक बीमारी है जिसका मेडिकल नाम कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन है। इसका मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। आपके छोटे भाई ने अपने कुछ टॉयज जमीन पर छोड़ दिए हैं और आप गलती से उन पर पैर रख देते हैं। ऑब्वियसली आपको दर्द होगा, पर मुझे उन टॉयज पीसीस पर पैर रखने के बाद भी बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आप सभी का कभी ना कभी टेबल से पाँव जरूर टकराया होगा और बहुत दर्द भी हुआ होगा। आपको लगा होगा आप ये दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने अनुमान लगाया ही होगा, मेरा पैर चाहे टेबल से जितना भी जोर से टकराए पर मुझे दर्द फील ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप भी मेरी तरह होते, कि आपको भी कभी दर्द ना महसूस होता। लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दर्द फील होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम सबको सेफ रखने में हेल्प करता है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपका दिमाग आपको दर्द का एहसास करा के आपको अलर्ट कर देता है कि कुछ हुआ है। लेकिन अगर आपको दर्द फील ही नहीं होगा तो आपको खतरे का पता ही नहीं चलेगा और इसके बहुत ही बुरे रिजल्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मैंने फ्रेंच फ्राइज से अपना मुंह जला लिया था। कैसे? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि वो बहुत गर्म है। मैं उनको खाती रही और अपने मुंह और जीभ दोनों को जला लिया। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आपको फ्रेंच फ्राइज पहली बार में ही गर्म लगती। आप या तो उनके ठंडा होने का इंतजार करते या फिर फूंक मार कर खाते। लेकिन मेरे जैसे लोगों को ये नहीं पता चल पाता और हम ऐसे ही खाते रहते हैं बिना जाने। और उस दिन इसी तरह से मेरा पूरा मुंह जल गया था। एक और प्रॉब्लम मेरे जैसे लोगों के साथ ये है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी कोई हड्डी टूट गई है। पिछली सर्दियों में मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्कीइंग करने गई थी। स्की करते समय गिरना आम बात है और मैं उस दिन कई बार गिरी थी। लेकिन रात में डिनर करते समय मैंने नोटिस किया कि मेरे राइट हैंड में कुछ हो रहा था। मेरे हाथ से बार बार स्पून गिर रही थी। आज कुछ अजीब ही हो रहा है, मैंने कहा। डैड बोले मुझे ये नॉर्मल नहीं लग रहा और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां जाकर जब मेरा एक्सरे हुआ तो पता चला कि मेरे कंधे और हाथ में बहुत से फ्रैक्चर थे। क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं फील हुआ था तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी हड्डी टूट गई और मैं स्कीइंग करती रही। वैसे तो दर्द महसूस ना होने के कुछ फायदे भी हैं। जैसे मैं जितने चाहे उतने टैटू बनवा सकती हूँ। इसके अलावा मैं जितने चाहे उतनी पियर्सिंग भी करवा सकती हूँ। मेरी मॉम ने मुझे 18 साल के होने के बाद ही टैटू बनवाने की परमिशन दी है, इसलिए मैंने अभी तक कोई भी टैटू नहीं बनवाया है। लेकिन जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी मैं बहुत सारे टैटूज बनवाने वाली हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मुझे दर्द ही नहीं होता है, वरना शायद मैं कभी टैटू नहीं बनवाती। शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जिन लोगों को मेरी तरह ये बीमारी होती है उनको कभी भी बॉडी में कोई दर्द नहीं होता है। तो मुझे कभी भी सर दर्द नहीं होता है और मैं कभी भी रात में दांत दर्द की वजह से नहीं उठती हूँ। दांत से याद आया, मेरा डेंटिस्ट मुझे कोई भी एनेस्थीसिया नहीं लगाता है जब भी वो मेरे दांत निकाल रहा होता है या फिर मेरे दांतों में फिलिंग कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो हमेशा मुझसे पूछता है, पक्का तुमको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? और हर बार मैं बोलती हूँ नहीं। और हर बार मेरा डॉक्टर एक ही बात बोलता है कि ये तो एक चमत्कार की तरह है। जिन बच्चों को ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बचपन में भी कभी वो रोते नहीं है। मैं हमेशा हंसती रहती थी। मेरी मॉम हमेशा मुझसे बोलती थी, मैं कितनी लकी हूँ, मेरी बेटी हमेशा हंसती रहती है। एक बार मेरी मॉम मेरा डायपर बदलना भूल गई, पर फिर भी मैं हंसती रही और उसी गंदे डायपर में रही, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे रैशेस हो गए। मेरी मॉम सोचने लगी कि मैं रोई क्यों नहीं, और उस दिन उनको पहली बार लगा कि ये कुछ अजीब है, क्या मेरी बेटी के साथ ये कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना था तो उनको पता भी नहीं चला कि ये प्रॉब्लम है क्या। क्या आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी इस बीमारी के बारे में कब पता चला? मेरे 6th बर्थडे पर। मेरे बर्थडे की पार्टी में मेरे पेरेंट्स ने एक बड़ा सा बलून लटकाया था और सारे बच्चे एक एक करके उस बड़े से बलून को डंडे से फोड़ने की कोशिश कर रहे थे और सबकी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड भी लगाया गया था और सभी लोग बिना देखे बलून पे बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बच्चे ने गलती से उस बलून की जगह मेरे सर पर एक डंडा मार दिया। उसे कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए डंडा मुझे लग गया। मेरी मॉम चिल्लाते हुए मेरे पास आई। मेरे सर में अभी अभी लगी थी लेकिन मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी मॉम बोली, डेज़ी क्या बहुत जोर से लग गई? मैंने उनसे हंसते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है?
क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई दर्द ही नहीं था, मुझे उसके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में भी नहीं पता था। अगले दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए और कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन नाम का एक डिसऑर्डर है। उन्होंने बताया कि ये डिसऑर्डर बहुत ही रेयर है और दुनिया में बहुत ही कम लोगों को ये होता है। तो ये डिसऑर्डर क्यों होता है? डॉक्टर्स का मानना है कि ये जेनेटिक कंडीशन है, लेकिन उनको इसकी सटीक वजह के बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है। उनके हिसाब से इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली, जिनको ये बीमारी होती है उनके नर्व्स दर्द के सिग्नल को उनके दिमाग के गलत हिस्से में भेज देते हैं और दिमाग को दर्द का पता ही नहीं चल पाता क्योंकि उसको वो सिग्नल मिलता ही नहीं है। जैसे अगर कोई सामान्य इंसान कोई गर्म चीज को छूता है तो उसको एक सिग्नल जाएगा और वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेगा, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा इंसान होगा तो उसके दिमाग को कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा। हॉट पैन से मुझे याद आया, कुछ साल पहले हम सी साइड रिजॉर्ट पर गए हुए थे। वहां पर एक सुबह मैं बीच पर गई हुई थी। मैं कई घंटों तक उस सन बेड पर बैठी रही थी और तब तक बैठी रही जब तक कि दोपहर नहीं हो गई। फिर मैंने सोचा चलो तैरते हैं। तब तक बीच पर रेत बहुत गर्म हो चुकी थी और मैं उसी रेत पर बिना सोचे समझे चलती रही। मेरा भाई बताता है कि जैसे जैसे मैं चल रही थी मेरे पैरों से धुआं दिख रहा था। उस दिन उस गर्म रेत ने मेरे पैर को बहुत बुरी तरह से जला दिया था। चलिए अब मैं आपको दूसरी वजह बताती हूँ जो कि डॉक्टर ने मुझे दर्द के बारे में बताई थी। इसके अनुसार मेरे जैसे लोग जिनको ये बीमारी होती है उनके दिमाग में एंडोर्फिन की मात्रा बाकियों से ज़्यादा होती है। एंडोर्फिन एक तरह का खुशी वाला हार्मोन होता है क्योंकि ये हमारे अंदर खुशी वाली भावना पैदा करता है। जैसे कि जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या फिर आप बहुत भूखे होते हैं और आप अपना मनपसंद खाना खाते हैं, तब आपका ब्रेन इस हार्मोन को छोड़ता है और ये आपको उस टाइम खुशी देता है। मुझे लगता है ये दूसरी वाली वजह बिल्कुल सही है। मुझको दर्द इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि मेरे ब्रेन में एंडोर्फिन की मात्रा ज़्यादा है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं हमेशा अच्छे मूड में ही रहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेस नहीं हुई हूँ, मैं कभी भी रोई भी नहीं हूँ और मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। और इसकी वजह से एक बार मेरे साथ बहुत ही बुरी घटना घटी। एक बार की बात है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की दादी की डेथ हो गई और मैं अंतिम संस्कार में गई हुई थी और मैंने दुखी होने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हो पाई, बल्कि मुझे पूरा टाइम हंसने का मन कर रहा था। कुछ टाइम बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं हंस गई। वहां पर जितने भी लोग थे वो सब मुझे देखने लग गए। उस टाइम पर मैं थोड़ी सी छोटी थी तो लोगों को लगा कि मैं बचपने में हंस गई, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों हंसी थी। लेकिन अब मुझे पता है कि उसकी वजह क्या थी। इसकी वजह थी मेरे शरीर का एंडोर्फिन लेवल। मेरे जैसे लोगों के साथ एक परेशानी और भी होती है। हम लोग बहुत बहादुर होते हैं। और हम ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि दर्द के हमारे शरीर में एक नहीं 2 काम होते हैं। पहला, वो हमें चेतावनी देता है और तब हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसी के साथ ही ये हमें ये भी बताता है कि क्या चीज़ हमारे लिए खतरनाक है और हमें उससे कैसे दूर रहना चाहिए। मान लीजिए आप एक ऊंची दीवार से कूद गए और आपके कूदने के बाद आपके नी में चोट लग जाएगी। इससे आप सबक सीख जाएंगे और आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मेरे जैसे लोगों को ये दर्द कभी महसूस ही नहीं होता है, इसलिए हम सीख नहीं सकते। इसलिए हम बहुत बहादुर हैं। इसीलिए कोई डेंजर होने पर भी हम उससे कभी डरते नहीं हैं। उस दिन हॉस्पिटल में मैं एक लड़के से मिली जिसका नाम जेक था, जिसको मेरी ही तरह ही जेनेटिक डिसऑर्डर था। हम एक बार मिले क्योंकि हम दोनों को एक जैसी प्रॉब्लम थी। जब हम मिले तो मैंने गौर किया कि जेक हमेशा लड़ाई करने को उतावला रहता था। वो हमेशा लोगों को उकसाता रहता था। जब हम घर वापस आ रहे थे तो वो कुत्ता हम पर भौंक रहा था। उस कुत्ते का मालिक बहुत ही हट्टा कट्टा था और जेक उस पर चिल्लाने लग गया। ये वैसे कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन जेक उससे लड़ने ही वाला था। जब जेक शांत हुआ तो मैंने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता है। मैं हफ्ते में एक बार लड़ता ही हूँ, भले ही मैं जीत ना पाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। और वो मुझे मार रहे होते हैं और तब मैं हंस रहा होता हूँ और ऐसे में उनकी शक्ल देखकर मुझे बहुत मजा आता है। और वो आखिरी बार था जब मैं जेक से मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई इलाज है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और बहुत ही कम लोग ही मेरे जैसे होते हैं। इसका मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत ही कम कस्टमर्स हैं और इसी वजह से वो कंपनीज इस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहती हैं। और इसीलिए मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकती हूँ कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। बाय बाय। हाय, मैं इंदु हूँ। मैं 18 साल की हूँ। मैंने 2 साल में 70 किलो वेट घटाया है और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे बहुत से ऑब्स्टेकल्स को पार करना पड़ा
अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक मेरी जुड़वा बहन बिंदु थी। मैं आपको शुरू से बताती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये किसी को अपना वेट कम करने में मोटिवेट करेगी। बिंदु और मैं जुड़वा बहनें हैं। भले ही हम एक जैसे दिखती हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अकेले टाइम बिताना पसंद है, जबकि बिंदु को लोगों से मिलना पसंद है। उसके आसपास हमेशा लोग होते हैं। मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ, लेकिन बिंदु बहुत कॉम्पिटिटिव है। उसे गेम में हारना तक पसंद नहीं है। मैं बहुत मैसी रहती हूँ, बिंदु बहुत नीट और ऑर्गेनाइज्ड है। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, वो हर जगह हमेशा टाइम पर पहुँचती है। हम भले ही जुड़वा हैं, लेकिन हम एक ही सेब के दो हिस्से नहीं हैं। हम सेब और संतरे जैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक चीज जिसमें हम दोनों बिल्कुल अलग हैं वो है भूख। वो क्या कहते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं, और मैं वो हूँ जो खाने के लिए जीती हूँ क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मैं लंच में सोच रही होती हूँ कि मैं डिनर में क्या खाऊंगी, जबकि बिंदु बस वो ही खाती है जो उसे जीने के लिए चाहिए। असल में वो अक्सर खाना भूल भी जाती है। उसका पेट जल्दी भर जाता है, इसीलिए वो टेबल छोड़ने वाली पहली होती है। आप गेस कर सकते हो, मैं बचपन से मोटी हूँ और बिंदु पतली थी। प्राइमरी स्कूल में कोई बिलीव ही नहीं करता था कि हम जुड़वा हैं। इम्पॉसिबल, तुम लोग जुड़वा हो ही नहीं सकते, तुम 3-4 साल बड़ी हो, वो कहते थे। जब मैं उन्हें बड़ी लगती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बिंदु को ये कह के परेशान करती थी कि मैं बड़ी हो गई और तुम बच्ची हो। जब हम मिडिल स्कूल गए तो मैं अपनी उम्र से बहुत मोटी थी। बिंदु का वेट 35 किलो था और मेरा 60 किलो। काफी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चला कि ज्यादा वेट होना प्राउड होने वाली बात नहीं है। अपनी अपीयरेंस के लिए ह्यूमिलेट होना मेरा डेली रूटीन बन गया था। क्लास के लड़के रोज इंसल्ट करते। जब मैं घर पहुंचती तो मैं सीधे बाथरूम में जाकर रोती थी। सबसे बुरा तब हुआ जब बिंदु भी इसमें शामिल हो गई और मेरा मजाक बनाने लगी। हमेशा खाते टाइम वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कहती। ध्यान से, प्लेट मत खा जाना। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अब भी चेयर में फिट हो जाती हो। थोड़ा कम खाओ ताकि अफ्रीका में बच्चों को कुछ खाना मिल सके। टाइम के साथ साथ वो और भी क्रूल होती गई। उसे मुझ पर शर्म आती थी। वो हमेशा ये जताती थी कि मेरी सिस्टर के सपोर्ट के बिना मेरी लाइफ और मुश्किल हो गई है। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं पहले से ही इंट्रोवर्ट थी और इसीलिए मैं बिल्कुल सोशल नहीं थी। आपने सुना होगा कि ट्विंस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने इस बॉन्ड को फील किया था और अपनी सिस्टर से बहुत प्यार किया था। सैडली बिंदु अलग तरह से फील करती थी। मैं सोचती थी वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा वो मुझसे शर्मिंदा है क्योंकि मैं मोटी हूँ, इसीलिए वो मेरे से कनेक्ट नहीं करती है। मे बी ये पास्ट में सच था, लेकिन वो बदल गई थी। उसने जो कुछ भी किया उससे क्लियर था कि वो मुझसे नफरत करती थी। जिस लड़की की लगातार इंसल्ट होती थी, जिससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था, वो उसकी बहन थी। ऑनेस्टली मैं जानती थी कि ऐसा क्यों था। उसका मुझे हेट करना नॉर्मल था, क्योंकि मैं भी खुद से नफरत करती थी। अगर मुझे इतने सारे इश्यूज थे तो फिर मैंने वेट कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप पूछ सकते हो। आप सही हो, मुझे अपना वेट कम करना चाहिए था। मुझे पता था। मैंने बचपन से बहुत बार डाइट करी, उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। जैसे ही मुझे भूख लगती मैं खाने पर टूट पड़ती। अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि खाना ही मेरा एस्केप था। जब मैं खा रही होती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। मेरी जिंदगी बहुत बेकार थी। अगर मेरे पास खाना नहीं होता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, इसीलिए मैं खाना बंद नहीं कर सकी। एक्चुअली मैं डिप्रेस्ड थी। अनकंट्रोल्ड ईटिंग मेरा एंटी डिप्रेसेंट था। तो मैंने वेट लॉस कैसे किया? याद है मैंने कहा था कि मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने वो डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। जब भी मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ, पहले तो मैं बहुत रोती हूँ और फिर हंसती हूँ। देखते हैं अब भी ऐसा होता है या नहीं। मैं उस दिन 16 साल की हो रही थी। ऑफ कोर्स बिंदु का बर्थडे था। मेरे दादा दादी आ रहे थे। सुबह मॉम ने कहा था तुम्हें 5 बजे घर पहुंचना है। मॉम हमेशा यही कहती थी। वो हर साल हमारे बर्थडे पार्टी को सरप्राइज रखती थी। वो पार्टी का जिक्र नहीं करती, वो बस हमें बताती थी कि हमें किस टाइम पर घर पहुंचना है। पिछले 3 सालों से बिंदु और मैंने एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिए। ये ऐसा था जैसे हमने एक साइलेंट एग्रीमेंट किया हो। हमने एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर दिया था। पर इस बार कुछ अलग था। मुझे यकीन है बिंदु को ये याद नहीं होगा, लेकिन हमने सालों पहले एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। तब हम बहुत छोटे थे। एक दिन, तुमको क्या लगता है कि हम बड़े कब तक होंगे? समर ने पूछा। हम जानते थे कि मॉम जब 18 साल की हुई थी तब वो प्रेग्नेंट हुई थी। इसीलिए अगर मॉम बनने के लिए 18 की एज थी तो 16 बड़े होने की शुरुआत होगी।
इसका मतलब था हमारा बचपन 16 साल के बाद खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमको एक दूसरे के लिए अडल्ट गिफ्ट लेने होंगे। और वो अडल्ट गिफ्ट क्या होंगे? फूल, ऑफ कोर्स। डैड हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पर मॉम के लिए फूल लाते हैं। मॉम को वो पसंद थे। इसका मतलब था अडल्ट्स को फूल पसंद थे। क्योंकि हम अडल्ट होने जा रहे थे, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को फूल देंगे। हमने उस दिन वादा किया था कि हम अपने 16वें बर्थडे पर एक दूसरे को फूल देंगे। सालों बीत गए और वादा निभाने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं हर चीज में लेट हो जाती थी, इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पर फूल खरीदे। जैसे ही मैं घर जाने के लिए मेट्रो की तरफ जा रही थी, मैंने देखा कि 4:30 बज चुके हैं और मुझे 30 मिनट में घर पहुंचना था। मैं एक बड़ा सा बुके लेकर मेट्रो में चढ़ गई। मुझे मेरे वेट की वजह से लोगों को मुझे घूरने की आदत थी, लेकिन मेरे हाथ में ढेर सारे फूलों की वजह से लोगों का घूरना डबल हो गया था। जब मैं मेट्रो से उतरी तो 5 बजने में 10 मिनट थे। मैं तब तक भागना चाहती थी जब तक मैं पहुंच नहीं जाती। जब मैंने अपने मोटे शरीर के साथ भागना शुरू किया तो लोगों का घूरना और बढ़ गया। मैं बाहर पहुंचने वाली थी। मैं जल्दी ही घूरने वाली भीड़ से दूर होने वाली थी। मैं तेजी से टर्न स्टाइल की तरफ बढ़ी। हे भगवान, मैं पास नहीं हो सकती। मैं फंस गई थी। हाँ, मैं टर्न स्टाइल में फंस गई थी। मैं आगे या पीछे नहीं हो सकती थी। वहां से गुजर रहे लोग मुझ पे हंस रहे थे। कुछ रुक के मुझे देखने लगे और मैं रोने लगी। साथ ही मैं निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं बहुत बुरी स्टेट में थी। कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की। एक आदमी ने मेरा हाथ खींचा जब एक औरत ने मुझे पीछे से धक्का दिया। उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसके ओस में फूल डैमेज हो गए और केवल फूल के तने ही बचे हुए थे। मैंने हेल्प करने वाले आदमी और औरत को थैंक्स बोला। मैंने तने फेंक दिए और घर तक रोकर जाने लगी। घर पर सब मेरा वेट कर रहे थे। मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हमने कैंडल्स बुझा दी। फिर सोचो क्या हुआ। बिंदु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे मॉम के पास ले गई। मेरे बेड पर फूलों का एक बुके था। वो नहीं भूली थी। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने बस उसे हक किया और बहुत रोई। अगला दिन सैटरडे था। मैं पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं आई। दिन में बिंदु आई। उसने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? मैंने पूछा। ये, उसने कहा और मुझे अपने फोन पर वीडियो दिखाया। किसी ने मेट्रो में मेरा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था और वो वायरल हो गया था और उसे लगभग एक दिन में 2.5 लाख लोगों ने देखा था। मैं क्लियरली देख सकती थी कि फूल कैसे खराब हुए। वो मुझे निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने उसके बाद भी फूलों को नहीं छोड़ा। फिर भी जब मैं टर्न स्टाइल से फ्री हुई तो मेरे हाथ में केवल तने थे। ये फनी था लेकिन साथ ही सैड भी। अब बिंदु की बारी थी मुझे हक कर कर रोने की। इसके बाद मैंने अपना वेट कम करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो। मैंने बिंदु को तुरंत अपना डिसीजन बता दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम ये एक साथ करेंगे, उसने कहा। हमने सच में ये एक साथ किया। मैं ये उसके बिना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसकी फ्रेंड की एक मॉम न्यूट्रिशनिस्ट थी। उन्होंने मेरे लिए एक डाइट प्लान बनाया। मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी, लेकिन इम्पोर्टेंट कैलोरीज कम करना था, यानी कम खाना। ये करना आसान नहीं था। बहुत सी चीजों की तरह वेट घटाने की शुरुआत दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस नहीं करते तो वो आपको ट्रैक कर देता है ताकि आप डाइट कंटिन्यू ना कर पाओ। मेरे जैसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि उन सभी रीजंस के बारे में सोचो कि आप वेट क्यों कम करना चाहते हैं और उनकी लिस्ट बनाएं। कन्विंस होने से पहले डाइट शुरू ना करें। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने 70 किलो वेट घटाया है। जब मैंने डाइट शुरू की थी तब मैं 130 किलो की थी और अब मैं 60 किलो की हूँ। मैं इसे हेल्दी तरीके से करना चाहती थी, इसीलिए मुझे 2 साल लगे, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। लगातार वेट कम करने का मतलब है हर टाइम नए कपड़े खरीदना। मुझे अपनी पूरी वार्डरोब हर 3 महीने में चेंज करनी पड़ती थी। ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव था। थैंकफुली मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पिछले महीने हमने अपना 18th बर्थडे मनाया। मेरी दादी ने मुझे बहुत हंसाया। कैंडल्स बुझाने के बाद उन्होंने मुझे हग किया। वो अचानक रुक गई। मैं पहले तुम्हें हग नहीं कर पाती थी और अब मैं कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। उन्होंने इतने नेचुरली कहा कि हम सब हंसने लगे। बिंदु और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं फील कर सकती हूँ कि वो खुद को गिल्टी मानती है। जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया वो शर्मिंदा है। लेकिन तब हम दोनों बच्चे थे। किसी भी और बच्चों की तरह हमें भी बेवकूफ़ी करने का हक था। मैंने पागलों की तरह खाया और अपना बचपन बर्बाद कर दिया। वो एक बच्चे से दूर हो गई जिसने खुद की लाइफ मिजरेबल बना दी। जब मैं खुद से नफरत करती थी तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वो मुझसे प्यार करेगी। लास्टली, जिन्हें अपने वेट से प्रॉब्लम है, जब तक आप मेट्रो में फंस ना जाएं तब तक वेट ना करें। जैसे मैंने पहले कहा, अपने मन को समझाइए और वेट कम करने की कोशिश करें। तो मेरी कहानी में इतना ही है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और ये है मेरा भाई रोहित। ये अभी अभी स्कूल से आया है
और अभी इसे 4 घंटे हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने जाना है। क्यों? क्योंकि उसे मॉम डैड के बहुत से पैसे लौटाने हैं। बेशक एक बच्चे के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इसीलिए वो हफ्ते में 7 दिन काम करता है। लेकिन अगर वो स्कूल खत्म होने तक भी इस तरह से काम करेगा, तब भी वो मॉम डैड के पैसे नहीं लौटा पाएगा। डैड कहते हैं जितना हो सके वापस करो और टाइम आने पर बाकी के बारे में सोचेंगे। रोहित स्कूल के बाद हर दिन रेस्टोरेंट पर बर्तन धोने जाता है और वीकेंड पर पड़ोस में छोटे मोटे काम करता है। अगर मौसम अच्छा होता है तो वो घर के बाहर नींबू पानी का स्टॉल लगाता है। उसका कहना है कि सबसे ज्यादा पैसे इसी से आते हैं। जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो वो पड़ोसियों के घास काटने या उनके डॉगी को घुमाने का काम करता है। मेरे मॉम डैड साथ में गिफ्ट शॉप चलाते हैं। वे दोनों वर्कहॉलिक हैं और सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 9 बजे तक वापस आते हैं। ये सब होने का रीजन यही है। आजकल शाम को हम ये करते हैं कि पहले सब साथ में डिनर करते हैं, फिर रोहित अपने रूम से वो सारे पैसे लाता है जो उसने उस दिन कमाए होते हैं और डैड को दे देता है। डैड पैसे गिनते हैं और नोट पैड में लिखते हैं। फिर वो रोहित को बताते हैं कि उसने अभी तक कितने पैसे लौटाने हैं। तो रोहित को मॉम डैड को इतने पैसे क्यों देने हैं? वो इतनी मेहनत क्यों करता है और वो क्यों पैसे बिना कंप्लेन के उन्हें देता है? अब आपको इसके बारे में बताने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने पहले बताया है, मेरे मॉम डैड साथ में काम करते हैं और काम ही उनकी लाइफ है। उनके ज्यादातर कस्टमर टूरिस्ट होते हैं और उन्हें साल के हर दिन अपनी गिफ्ट शॉप खोलनी पड़ती है। इसीलिए रोहित और मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना ध्यान रखना सीखते हैं और दूसरी तरफ मॉम डैड का डिसिप्लिन नहीं होता है। हमसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे मॉम डैड शाम को इतने थके हुए घर आते हैं कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। मैंने हमेशा सोचा कि ये अच्छा है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के प्रेशर के बिना बड़े होना अमेजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। उसने मॉम डैड की एब्सेंस का फायदा उठाया और वीडियो गेम्स पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। वो ये महीनों से कर रहा था। इस तरह उसे पता चला कि उसे मॉम डैड के डिसिप्लिन की कमी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हमें इसका पता चला, रोहित ने हमको लगभग सड़क पर ला दिया था। स्कूल के बाद रोहित और मैं अपने रूम में जाते और हम तब तक बाहर नहीं निकलते थे जब तक मॉम डैड वापस घर नहीं आते। मैं हमेशा पहले अपना होमवर्क करती, फिर अपने दोस्तों से बात करती, टीवी देखती या टिकटॉक और यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करती। जब भी मैं रोहित के रूम में जाती, वो हमेशा वीडियो गेम खेल रहा होता। इसीलिए मुझे पता था वो अपना ज्यादातर टाइम गेमिंग में बिताता था और मुझे पता था कि उसकी एज के सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन फिर पता चला कि वो मॉम डैड का बहुत सा पैसा उन गेम्स पर खर्च कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से वापस आए, हमेशा की तरह। हमने लंच किया और अपने रूम में चले गए। आधे घंटे बाद मैंने कुछ सुना। रोहित का दरवाजा अचानक खुला और डैड उस पर चिल्लाने लगे। डैड दिन में कभी घर नहीं आते थे, इसीलिए मैं घबरा गई और देखने गई कि क्या हो रहा है। डैड के पास एक क्रेडिट कार्ड था। वो रोहित पर चिल्लाते हुए बोले, आखिर ऐसा क्या खरीदा जिसकी लिमिट खत्म हो गई? और ये कंपनी का कार्ड है, तुमको इस कार्ड का नंबर कैसे मिला? इस तरह मुझे पता चला रोहित ने मॉम डैड के क्रेडिट कार्ड से गेम्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरे मॉम डैड इस कार्ड को स्टोर का सामान खरीदने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से सामान खरीदते थे। इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रोहित उसको यूज कर रहा था। जब मेरी मॉम ने कुछ खरीदना चाहा तो पता चला कि क्रेडिट की लिमिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने मेरे डैड को बताया, क्योंकि कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मेरे डैड ने बैंक में फोन किया तो उन्हें इन सब के बारे में पता चला। जाहिर है वो गुस्से में थे और रोहित से इस बारे में बात करने के लिए घर आए। वो रोहित की लाइफ की शायद सबसे बुरी रात थी। डैड ने उससे गुस्से में पूछा, तब उसने डिटेल में बताया कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। मैं वीडियो गेम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने बस कैंडी क्रश खेला था जब मेरे फ्रेंड्स इसको खेलते थे,
बस इतना ही। इसीलिए रोहित ने जो कुछ कहा मुझे वो समझ नहीं आया। जैसे कि मुझे याद है रॉब्लॉक्स नाम का एक गेम के लिए उसने एक महंगी टोपी खरीदी थी। हाँ, मैंने टोपी कहा, लेकिन ये असली टोपी नहीं थी। आपका कैरेक्टर इस गेम में टोपी पहनता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित इतना भोला हो सकता है। डैड कहते हैं स्टोर में इतना पैसा कमाने में 4 दिन लगते हैं। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने रोहित से पूछा, तो टोपी कैसी है, अच्छी है ना? रोहित को इतना भी नहीं पता चला कि ये डैड का सरकाज़म था। डैड, ये सच में अच्छी है, ये आपको भी पसंद आएगी। रोहित ने अपना रॉब्लॉक्स अकाउंट उनको दिखाते हुए कहा। उसके बाद डैड ने उसे गैराज से अपना टूल बॉक्स लाने को कहा। रोहित को अभी भी समझ नहीं आया और वो टूल बॉक्स लेकर आया। डैड ने एक रेंच निकाला और मेरे भाई के फोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने ये बहुत शांति से किया। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो समझ गया कि डैड कितने गुस्से में थे तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। असल में ये एक बहुत ही मजेदार सीन था, लेकिन मैं उस समय हंस नहीं सकती थी। गेम्स के अलावा रोहित ने यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स पर भी बहुत पैसा खर्च किया हुआ था। वो ट्विच पर एक लड़की का सबसे बड़ा डोनर भी बन गया और वो रोहित को थैंक्स कहने के लिए अपनी स्ट्रीम पर भी लाई। जब मामला शांत हुआ तो मैंने उसके चैनल पर वीडियो देखा। जब रोहित डोनेट करता है तो लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर लास्ट में वो खुशी से डांस करने लगती। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि रोहित ने फैमिली के पैसे इस तरह बर्बाद किए। मैंने उससे पूछा वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने दुखी होकर कहा, ये मुझे असली पैसे नहीं लगे, मैंने उन्हें गेम के पैसे समझकर खर्च किया। मुझे अब और ज्यादा पछतावा है क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि असल में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो रोहित को डैड के क्रेडिट कार्ड का नंबर कैसे मिला? डैड ने उससे पूछा क्योंकि वो क्यूरियस थे। रोहित का चेहरा लाल हो गया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने नीचे देखते हुए कहा कि मैंने वो चुराया था। अब मेरे डैड गुस्से से लाल हो गए थे। तुमने इसे कब चुराया? वो चिल्लाए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। आपके बर्थडे पर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी मॉम डैड को बर्थडे पर स्पा पर ले गई थी। हम सब उनके साथ स्पा गए थे क्योंकि स्पा के बाद हम सब एक साथ डिनर पर जाने वाले थे। जब डैड स्पा में थे तब हम कैफे में वेट कर रहे थे। रोहित ने ड्रेसिंग रूम में जाके डैड की वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसका नंबर एक पेपर पर लिख लिया। शुरुआत में वो फोर्टनाइट नाम की गेम में कुछ चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो 2.5 महीने तक कार्ड का यूज बहुत सी अलग अलग जगहों पर करता रहा। अगले दिन डैड ने रिफंड के लिए उन सभी कंपनीज को अप्लाई किया जहां से रोहित ने चीजें खरीदी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया। कुछ ने तो उनके ईमेल्स का जवाब तक नहीं दिया। फिर डैड ने अपने वकील से बात की और उनके पास एक अजीब सुझाव था। उन्होंने डैड से कहा, अगर आप साबित कर दो कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था तो हम कोर्ट से सारे पैसे वापस करा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको रोहित की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और जाहिर है फिर उसे अरेस्ट होना पड़ेगा, जिससे क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपको चिंता की बात नहीं है, रोहित के छोटे होने के कारण जज उसको थोड़ा सा फाइन लगाकर छोड़ देंगे। डैड ने हमें डिनर पर बताया कि वकील ने क्या कहा। रोहित सच में डर गया था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। डैड ने कहा, क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। और रोहित रोने लगा। जाहिर है डैड ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने रोहित को फिर डरा दिया था। उस रात डैड ने कहा, क्योंकि हमें अपने पैसे वापस नहीं मिल सकते, ये रोहित पे कर्ज होगा, तुम काम करके इसे चुकाओगे। इस तरह रोहित का काम करना शुरू हुआ। मेरी मॉम की दोस्त ने उसे रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाई। मैंने उसे पड़ोसियों के वहां पे काम करने का आइडिया दिया। रोहित अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती की है, इसीलिए उसे कुछ भी कहते हैं तो वो करता है और बिना कंप्लेन के कोई भी काम करता है। क्या आप किसी को जानते हैं जो वीडियो गेम्स पर बहुत पैसे खर्च करता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप ऐसी और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।